चलिए देखिए, कल हम लोग पढ़े थे भूचुंबकत्व, पढ़े थे ना। भूचुंबकत्व में हम लोग चुंबकीय अक्ष, भौगोलिक अक्ष, चुंबकीय अमोत्तर, भौगोलिक अमोत्तर, ठीक है, भूमध्य रेखा, इन सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व का गुण आता है वो किसके कारण आता है। ठीक है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो नोट करें, हेडिंग लगाएं, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। बात नहीं, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। किस कारण से पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है। तो देखें, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण के विषय में कई विचार वैज्ञानिकों ने अपना अपना दिया है, लेकिन उनमें से कोई भी विचार या उनका कोई भी मत अभी सत्य साबित नहीं हो पाया है। तो जो जो विचार दिया गया है उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिखें, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण का, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण का कई वैज्ञानिकों ने अपना विचार प्रस्तुत किया, परंतु कोई भी विचार अभी तक पूर्ण रूप से सत्य साबित नहीं हो सका। ठीक है, ध्यान देंगे, पृथ्वी के चुंबकत्व के विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन उनमें से कोई भी विचार उनका पूर्ण रूप से कि पृथ्वी इसी कारण से चुंबकीय गुण रखती है, पूर्ण रूप से उनके विचार अभी तक सत्य साबित नहीं हो पाए हैं। उन्हीं में से कुछ विचार को हम आज यहां पर पढ़ेंगे, क्या क्या कहा गया था। ठीक है, पहला देखिए, पहला जो विचार है या पहला इनका वैज्ञानिकों का मत है वो ये था कि पृथ्वी के वातावरण में, ध्यान से सुनना, पृथ्वी के वातावरण में आयन उपस्थित होते हैं। आयन, और आयन पे क्या होता है, चार्ज, धन आवेश, या उसी को हम आयन कहते हैं। अगर किसी परमाणु पे धन चार्ज हो तो धनायन, किसी पे ऋण चार्ज हो तो ऋणायन, और ये आयन इस वातावरण में उपस्थित होते हैं। तो जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है, ऐसे घूमती अपने अक्ष पे, तो पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण भी क्या होता है, घूमता है। सही है, तो जब वातावरण घूमेगा पृथ्वी के चारों तरफ, तो उसमें जो आयन होंगे वो भी घूमेंगे। ठीक, और आयन पे आवेश है तो आवेश भी गति, और सभी को पता है कि जब आवेश गति करता है तो धारा प्रवाहित होती है, और उस धारा के प्रवाहित होने के कारण पृथ्वी में चुंबकीय गुण डेवलप हो जाता है। एक तो विचार यह था, ध्यान से सुने, हमने कहा कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वातावरण है उस वातावरण में आयन उपस्थित होते हैं।
तो जब पृथ्वी घूर्णनगत करती है तो वातावरण घूर्णनगत करेगा, घूमेगा, तो आयन भी घूमेंगे, आयन घूमेंगे तो आवेश घूमेगा, आवेश घूमेगा तो धारा बहेगी, और जब धारा बहती है तो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा भी है कि किसी तार में धारा प्रवाहित करो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो एक तो विचार ये रहा, ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं पहले। लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित वातावरण में आयन उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो ये आयन भी घूमने लगते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है और पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो एक कारण तो ये था, ध्यान से सुनो, मान लो ये पृथ्वी है, ध्यान देना, ये पृथ्वी है, ठीक, और ये पृथ्वी अपने इस अक्ष के चारों तरफ ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है, ऐसे ऐसे। तो इसके चारों तरफ ये क्या है, वातावरण है ये, ठीक है। तो जब ये घूमेगी तो वातावरण भी क्या होगा, घूमेगा। आपने देखा होगा कि कोई वस्तु है और उसको तेजी से घुमाया जाए तो उसके चारों तरफ हवा भी घूमने लगती है। जैसे हेलीकॉप्टर देखिएगा, जब उतरता है तो उसकी ब्लेड तेजी से घूमती है, ठीक, तो उसके आसपास जो हवा होती है वो भी देखिएगा उसी की तरह क्या होती है, घूमने लगती है। तो इनका कहना था कि जब ये पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ ऐसे घूमेगी तो इसके चारों तरफ जो वातावरण है वो वातावरण भी क्या होगा, घूमेगा, और उस वातावरण में आयन होते हैं तो वो आयन भी घूमने लगेंगे, और आयन पे आवेश होता है, आवेश भी घूमने लगेगा, जिसके कारण धारा, और जब धारा बहने लगेगी तो चुंबकीय गुण क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गई बात? यानी पृथ्वी चुंबकत्व का गुण इसी कारण से ग्रहण कर लेती है, ठीक। लेकिन सोचिए जरा, अगर इस तरह पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण आता तो क्या हम लोग पृथ्वी पर करंट से बच पाते? क्योंकि हम लोग भी तो वातावरण में ही है, तो जब धारा बहती तो करंट हम लोग को भी तो लगता। तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये विचार क्या है, गलत है। इसीलिए हमने कहा कि जितने भी विचार दिए गए वो अभी तक पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो पाया था, ठीक है। दूसरा विचार क्या दिया गया था? दूसरा विचार ध्यान से सुनेंगे। दूसरा विचार यह था कि पृथ्वी का जो केंद्र होता है, सेंटर, जिसे पृथ्वी का कोर कहते हैं,
वहां पर यह माना जा गया कि पृथ्वी के कोर पर लावा होते हैं। लावा, कौन लावा? मकई का लावा नहीं, हाँ नहीं, तुम लोग वो लावा मत समझ लेना। लावा जो ज्वालामुखी में निकलता है ना, पढ़े हो ना, उस तरह का लावा पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ऐसा उन्होंने अपना विचार दिया कि लावा होता है और उस लावा में आवेश होता है। तो जब पृथ्वी घूर्णन गति करेगी तो उसके केंद्र पर जो लावा है जिसमें आवेश है वो भी क्या करेंगे? गति करेंगे। और जब गति करेंगे तो धारा उत्पन्न होगी और उस धारा के कारण उस पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण डेवलप हो जाता है। यह दूसरा विचार था। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर लावा उपस्थित होता है जिसमें आवेश स्थित होते हैं, जिसमें आवेश स्थित होते हैं। जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है, जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो लावा में उपस्थित आवेश भी गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है तथा पृथ्वी चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेती है। ठीक है जी, ऐसा माना गया कि पृथ्वी के केंद्र पर लावा है, लावा में आवेश है। जब पृथ्वी घूर्णन गति करेगी तो लावा भी गति करेगा, तो उसमें उपस्थित आवेश गति करेंगे, आवेश गति करेंगे तो धारा बहेगी। जब धारा बहेगी तो पृथ्वी चुंबकत्व को ग्रहण कर लेगी, यानी पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, लेकिन यह भी विचार पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर लावा नहीं है, कोई ठोस है, धातु है। अब वो कौन धातु है, जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा। इसे हम नीफेल कहते हैं, एक शब्द में निकिल, आयरन, ठीक है, इनका मिश्रण होता है, ऐसा माना जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरी विचार पे कि तीसरा विचार क्या था पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण का। तीसरा विचार यह था कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो पृथ्वी पर, वो सब किसी न किसी पदार्थ से ही बने हैं। ठीक, और पदार्थ में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। परमाणु में क्या होता है? आवेश होता है। तो जब पृथ्वी गति करेगी तो वो वस्तु गति करेगी, वस्तु का आवेश परमाणु गति करेगा, परमाणु का आवेश गति करेगा, तो धारा उत्पन्न होगी, फिर उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ऐसा तीसरा विचार दिया गया। ठीक है, तो नोट करें, पृथ्वी पर स्थित
प्रत्येक वस्तु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु है सब में ये दोनों होंगे, क्योंकि वस्तु परमाणु से ही बनी होगी और परमाणु में ये दोनों रहते हैं, उपस्थित होते हैं। जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है, जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो ये वस्तुओं के प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन भी गतिशील हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है और पृथ्वी चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट बताए गए कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण कहां से जाता है, लेकिन ये तीनों अभी भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लें। ये इसका जो कारण है, चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर रही है जो पृथ्वी वस्तुओं के गति के कारण। ठीक है, ये इसलिए मान्य नहीं किया गया क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, परमाणु के बाहर नहीं होते हैं। तो परमाणु गति करेगा ना, उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अपने कक्षक और नाभिक में होगा। ठीक है, तो फिर इनका भी कहीं न कहीं अमान्य हो गया। ठीक है, नोट करिए जल्दी। हो गया? बात ना करो। ए बच्चा, बात नहीं। चलो, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, हाँ हेडिंग लगाएं। क्या बनाऊं? पृथ्वी के चुंबकीय तत्व। देखें, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करने के लिए जिन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसी को हम कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय तत्व। कोई भी स्थान पे अगर आप चाहते हो कि हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जानना है कि यहां पर कितना है, उसकी दिशा क्या है, तो उसके लिए जिस मात्रा का प्रयोग करके निकालोगे ना, उसी को बोलते हैं चुंबकीय
तत्व। अब वो चुंबकीय तत्व कौन कौन है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले नोट कर लें। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करने के लिए जिन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसे पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। चुंबकीय तत्व कहते हैं, ठीक है। अब चुंबकीय तत्व में पहला तत्व क्या है? पहला तत्व है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, हाँ, दिक्पात कोण। और ये देखिए एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, हाँ, दिक्पात कोण क्या होता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। बात ना करो, तुम लोग बात करने में बहुत मास्टर हो, पढ़ने में कह दो तब नहीं आएगा। ठीक है, देखो इधर ये वाला जो देख रहे हो A B C D, ठीक है, और इसको देखो E और F, ठीक। दो तल यहां पे दिख रहे होंगे, दो पृष्ठ, एक है A B C D और एक है A E F D, है ना। इसको हम कोई और दूसरा नाम दे दें, इसको ऐसे कर दो, अभी बता रहे हैं क्यों। P Q R S और इसको लिख दो T और इसको लिख दो U। अब सही है, क्योंकि अगर B लिख देते ना तो चुंबकीय क्षेत्र को भी B से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो आप बार बार कहते हैं सर E वाला B, Q वाला B, ठीक है, इसलिए हमने कहा उसको हटा दो। देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा होगा पृष्ठ, इसको हम कहते हैं चुंबकीय आमुत्तर। पढ़े हो ना पीछे, ये है चुंबकीय आमुत्तर। इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के अनुदिश काटा गया तल है, ठीक। और ये जो पृष्ठ है डाट वाला देख रहे हो, इसको बोलते हैं भौगोलिक आमुत्तर। भौगोलिक आमुत्तर। और ये क्या है? ये पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के अनुदिश काटा हुआ तल है, ठीक है। और चुंबकीय आमुत्तर और भौगोलिक आमुत्तर के बीच का जो है कोण देख रहे हो ना, थीटा, इसी कोण का नाम है दिक्पात कोण। इसी कोण को हम क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि दिक्पात कोण क्या है, ठीक है, तो पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय आमुत्तर और भौगोलिक आमुत्तर
के बीच का जो कोण होगा वही क्या कहलाएगा? दिक्पात कोण। ध्यान रखना, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाएगा? दिक्पात कोण। ठीक है, तो नोट करें, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण या अवनमन कोण कहते हैं। कई बार तो यही आ जाता है अवनमन कोण क्या होता है, तो दिक्पात कोण का ही एक दूसरा नाम अवनमन कोण है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। स्थान बदलेंगे तो इसका मान क्या होगा? बदल जाएगा, चेंज होता जाएगा। दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सब चुंबकीय तत्व हैं पृथ्वी के। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नति कोण। नति कोण या इसी को नमन कोण भी कहते हैं। नति कोण या नमन कोण, देखो दोनों कोण दो दो नाम से जाने जाते हैं, दिक्पात और नमन कोण। नति कोण या दोनों में नौ है, ध्यान रखना। ठीक, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये पृथ्वी का चुंबकीय आमोत्तर है, यानी पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के अनुदिश काटा हुआ तल है। तो मान लो यहां पर अगर हम चुंबकीय सुई रखें, चुंबकीय सुई यहां पर, ठीक है, तो चुंबकीय सुई का देखना ध्यान से, ये चुंबकीय अक्ष हो जाएगा, हो नहीं होगा, और ये चुंबकीय सुई है, ये यहां से घूमेगी। ठीक, तो पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, या पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की जो दिशा है वह, और चुंबकीय आमोत्तर के क्षैतिज की जो दिशा है, या दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम बोलते हैं नति कोण या नमन कोण, और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनना, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय आमोत्तर के क्षैतिज की दिशा के बीच का कोण क्या कहलाएगा? नति कोण या नमन कोण कहलाता है, और इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो हेडिंग लगाए हैं, इसमें नोट कर लें, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय आमोत्तर के क्षैतिज दिशा के बीच
बना कोण, बना कोण, नति कोण या नमन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा से इसको हम प्रदर्शित करेंगे। इस कोण का जो मान है सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है। ध्रुव पर नति कोण का जो मान है वो 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर इसका मान 0 होता है। कई बार एमसीक्यू में यही पूछ दिया है कि नति कोण का मान ध्रुव पर कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री। अगर भूमध्य रेखा पर पूछे तो 0 डिग्री। ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां पर हम नीचे नोट भी कर दे रहे हैं स्टार बनाकर। नति कोण का मान सर्वाधिक ध्रुव, सर्वाधिक पृथ्वी के ध्रुवों पर कितना 90 डिग्री तथा भूमध्य रेखा पर कितना 0 डिग्री होता है। अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान बताओ 0, और यदि पूछा जाए पृथ्वी के ध्रुव पर, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव लिया जाए, तो उस पर 90 डिग्री होता है इसका मान। ठीक है ना, तो ये सब याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिएगा।